पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। झाजी का विश्लेषण आज कुछ खास है। मैं बता दूं आपको कि इस बार महागठबंधन और एनडीए से भटके हुए या फिर जिनको इस बार टिकट नहीं मिल पाई, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बागी नेताओं की, जो इस बार निर्दलीय तौर पर खुद ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हम झाजी से जानेंगे इसके पीछे की बात। क्या कहना है झाजी आपका इस पे? देखिए, 7 सीट तो बिहार का ऐसा है, इस पे बागियों ने दोनों पक्ष को, कहीं पे एनडीए को, कहीं पे महागठबंधन को पानी पिला दिया है जी। दो सीट ऐसा है जो बागी के रूप में खड़ा हुए थे, बाद में उन्होंने हाथी पर बैठकर सवारी की जी। जिसमें झंझारपुर है गुलाब यादव जी। और बक्सर में अनिल कुमार, ये दोनों भी बागी थे, लेकिन बाद में बीएसपी से इन लोगों ने टिकट ले लिया जी। सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे फेज की। इसमें पूर्णिया सबसे इम्पोर्टेंट था। मतलब पूर्णिया में पप्पू यादव, जो उनका जन अधिकार पार्टी था, जाप जिसको कहते हैं, वो उसका जाके विधिवत विलय किया था कांग्रेस में दिल्ली में जाके जी। मतलब इसी पर जो कांग्रेस से उनको पूर्णिया का टिकट मिलेगा जी। वैसे आरजेडी के लोग अड़ गए जी, जो हम ये सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। जी। मतलब कांग्रेस तो एक बहाना था, पप्पू था निशाना। जी बिल्कुल। तो पप्पू को नहीं देंगे हम टिकट, पप्पू यादव को। तो उन्होंने जेडीयू के जो विधायक हैं बीमा भारती, आनंद फानंद में उसको शामिल करा लिया और उसको सिंबल दे दिया आरजेडी ने। जी। लेकिन पप्पू भी पप्पू थे जी, माने नहीं, निर्दलीय लड़े, कड़ी टक्कर दी। जी। अभी भी लोग कह रहे हैं जो रेस में हैं, जी रेस में मतलब नेक टू नेक हैं। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में पूर्णिया के लिए सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट रहा पूर्णिया, अब तो हम लोग 5वें चरण में आ रहे हैं जी। परसों 5वें चरण का मतदान है जी। तो इसलिए ये शायद दूसरे चरण में पप्पू यादव खड़े हुए थे बिल्कुल। पूर्णिया। तो अब पप्पू यादव भी एक चर्चा का विषय रहे पूरे बिहार में जी। उन्होंने कहा जो हमको कोई भी कुछ कहे, मैं अब कांग्रेसी हो गया हूँ जी। इस बीच आप देखे होंगे जब वो रायबरेली और अमेठी भी गए, प्रियंका के साथ भी घूमे, वहाँ उनके लिए प्रचार भी किया। जी। मतलब वो कांग्रेसी है, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब बिहार में वो आए हैं जी। कल वो उन्होंने कहा है जो वो अब सिवान जाएंगे हेना साहब के लिए, जी। जो साहबुद्दीन की पत्नी है, साहबुद्दीन जब नहीं है जी, वो निर्दलीय वहाँ खड़ी हुई है जी। तो वहाँ भी निर्दलीय वो कहें तो वहाँ भी वो परेशान कर रही हैं। तो हेना पर हम बाद में आएंगे। तो एक तरह से कहें जो 7 से 8 सीट ऐसा है जो बहुत मतलब चर्चा का विषय है जी। अब दूसरी सीट आते हैं नवादा। झाजी, मैं आपको यहाँ पे एक सवाल है हमारे मन में, पूर्णिया से ही, पप्पू यादव से ही जुड़ी हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अगर पप्पू यादव जो वहाँ से अगर जीत जाते हैं तो क्या आगे चल के उन कांग्रेस में वो मिलेंगे, या फिर वो जो वहाँ से अगर जीतते हैं तो ये कांग्रेस की जीत वहाँ से मानी जाएगी? नहीं, ये पप्पू की जीत मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पे प्रचार भी उनके लिए नहीं किया। जी। कांग्रेस एक तरह से गठबंधन धर्म का पालन किया। कांग्रेस के कोई नेता उनके लिए नहीं गया और कांग्रेस ने तो यहाँ तक सदाकत आश्रम में कह दिया था जी। तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण की। जी। दिल्ली में वैसे ही वो पार्टी कार्यालय घूमने आए थे जी। उनको पटना में शामिल होना था सदाकत आश्रम में जी। जबकि यहाँ नहीं हुआ। लोगों ने कहा जो भाई, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा जो उन्होंने कहीं पर्ची दिखाई, पार्टी के लोग जो सदस्यता ग्रहण करते हैं तो एक पर्ची कटती है 2 या 5 रुपये का कुछ शुल्क होता है जी। तो लोगों ने कहा नहीं, पत्रकारों ने कहा नहीं। तो इसीलिए अब वो जीतेंगे, उसके बाद उनका निर्णय क्या है, इंडिपेंडेंट होके तो पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए वो काम करेंगे। जी। दूसरी सीट है नवादा। जी। नवादा में राजवल्लभ यादव का सीट है ही। राजवल्लभ यादव के परिवार को आशा थी जो वो सीट उनके ही परिवार को जाएगा, या तो उनकी पत्नी को या उनके भाई को। जी। ऐसा हुआ नहीं, वहाँ उन्होंने श्रवण कुशवाहा को दे दिया जी। क्योंकि लालू यादव इस बार बहुत अलग टाइप का गेम खेल रहे थे, कास्ट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। मतलब यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और मल्ला, ये 4 पे लेके चल रहे थे। जी। तो वहाँ विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा, दो जो एनडीए महागठबंधन से, इसी बीच में राजवल्लभ यादव के भाई जो विनोद यादव हैं जी, वो वहाँ खड़े हो गए। अब विनोद यादव राजवल्लभ यादव का एक वहाँ पर तूती बोलता है, बिल्कुल, और उनकी पत्नी भी शायद विधायक हैं जी। तो वैसी स्थिति में विनोद यादव अगर वोट काटेंगे जी तो महागठबंधन का मतलब श्रवण कुशवाहा का, तो वहाँ भी वो
आरजेडी ही लॉस में जा रही है, पूर्णिया भी आरजेडी ही लॉस में जाएगी जी। लेकिन उस कहीं ऐसा ना हो जो दो के बीच से तीसरा निकल जाए, ऐसा ना हो जो संतोष कुशवाहा वहां से निकल जाए जो जेडीयू के हैं जी। तो नवादा में भी सीट विनोद यादव ने फंसा दिया जी। अब वहां पे ट्रायंगुलर फाइट हो गया जी। तीसरी आ जाइए बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। बक्सर में बीजेपी के सांसद को टिकट काट कर अश्विनी चौबे थे वहाँ के एमपी, अभी हैं भी जब तक ये नया चुनाव नहीं हो जाता जी। उनके जगह पे मिथिलेश तिवारी को दिया गया जी। बीजेपी के भी नेता रहे हैं, एमएलए रहे हैं, गोपालगंज के हैं, कोचाईकोट के रहने वाले, तो वो बीजेपी से हैं जी। आरजेडी के जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह जी आरजेडी से हैं जी। अब यहाँ पे एक बक्सर में खड़े हो गए हैं आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा खड़े हुए हैं वीआरएस लिए, असम कैडर के आईपीएस अफसर हैं जी। वीआरएस लिए इनको आशा थी जो इनको मिलेगा टिकट बीजेपी से, लेकिन ऐसा हो नहीं सका जी। तो ये भी ताल ठोक रहे हैं और ये एक यूथ ब्रिगेड को लेकर साथ चल रहे हैं जी। अपने भी असम कैडर के हैं, जाबाज अफसर हैं जी। और इनके साथ यूथ का एक बहुत बड़ा है। तो आनंद मिश्रा है, ब्राह्मण जाति से आते हैं जी। ब्राह्मण जाति से आते हैं तो ये इनका जो घूमने का तरीका है, मतलब बुजुर्ग को पैर छू के प्रणाम करना, बच्चों को दुलारना, यंगस्टर के साथ घूमना, मतलब लोगों से मिलनसार हैं। और इतना ही नहीं, जो सिपाही दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके साथ जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ दौड़ते हैं, उनको टिप्स देते हैं जी। मतलब एक अलग तरह की पॉपुलैरिटी हो गई है। बक्सर में ही एक और ददन पहलवान खड़ा हो गया, ददन यादव, वो वहाँ डुमरांव से विधायक रहे हुए हैं और वो वहाँ खड़े हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में वो वोट काटेंगे महागठबंधन का और आनंद मिश्रा वोट काटेंगे एनडीए का। तो दोनों तरफ से एक एक वोट काटने के लिए मैदान में है, दोनों प्रत्याशी खड़े हैं। अब यहाँ भी जीत का अंतर 1000 में होगा जी, क्योंकि दोनों अगर ये मतलब ये चौतरफा मुकाबला है जी। कहीं पे ट्रायंगुलर है, कहीं पे चौतरफा है, कहीं पे आमने सामने है। तो बक्सर में कहें जो चौतरफा मुकाबला है जी। एनडीए के अभी वोट काटने के लिए आनंद मिश्रा खड़े हैं और मिथिलेश तिवारी का जी, और सुधाकर सिंह का वोट काटने के लिए ददन पहलवान खड़े हैं। तो हमने बक्सर, नवादा, पूर्णिया बात कर ली जी। अब हम वाल्मीकि नगर की बात करते हैं जी। वाल्मीकि नगर में जेडीयू के ही वर्तमान एमपी हैं सुनील कुमार, उनको दिया गया है टिकट, कुशवाहा जाति से आते हैं। और आरजेडी ने एक नए चेहरे पे दांव लगाया है, वहाँ उनका चीनी मिल है और यादव जाति से दिए हैं उन्होंने जी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को कांग्रेस भी ये सीट चाहती थी वाल्मीकि नगर, कांग्रेस को ये सीट मिली नहीं। और वैसी स्थिति में कांग्रेस के एक पुराने नेता हुआ करते हैं प्रवेश मिश्रा जी, वो निर्दलीय उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है जी। तो वैसी स्थिति में वहाँ भी ट्रायंगुलर फाइट हो गया जी। अब प्रवेश मिश्रा किसका वोट काटेंगे? नेचुरली अगर कुछ ब्राह्मणों का वोट ले आते हैं तो एनडीए का ही वोट कटेगा जी। लेकिन उतना वो प्रवेश मिश्रा नहीं वहाँ पे वो कर पाएंगे जी। सबसे इम्पोर्टेंट अब आ जाइए, सबसे जो हॉट सीट है काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं जी। और उधर से राजा राम जी, आमने सामने वो शायद कम्युनिस्ट के हैं जी। इसी बीच में पवन सिंह भी आके वहाँ खड़ा हो गए जी। पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जी। वो टिकट उन्होंने वापस कर दिया जी। वो टिकट उन्होंने नहीं लिया जी। और वो यहाँ से आके पर्चा दाखिल कर दिए जी। बीजेपी के कई लोग उन्हें मनाने गए, कहने गए जो ये सीट पर आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए जी। हाँ अच्छा झा जी, एक चीज़ और है यहाँ पे, काराकाट लोकसभा सीट के लिए ऐसा भी सुना जा रहा था कि पवन सिंह की जो माता श्री हैं उन्होंने भी वहाँ से नामांकन दर्ज किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हाँ, अंतिम दिन है, उनकी माँ का नाम प्रतिमा देवी है, अंतिम दिन उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया जी। अब हम पवन सिंह की बात कर रहे थे तो पवन सिंह को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई गई, जो पवन सिंह को बीजेपी के ही लोगों ने खड़ा किया है जी, ताकि उपेंद्र कुशवाहा संसद नहीं पहुंच सके जी। बाद में आते आते आज हम उपेंद्र कुशवाहा का बयान कहीं पे हमने सुना है, देखा है जी, जो पवन सिंह को खड़ा करने के पीछे जी आरजेडी का हाथ है, लालू प्रसाद यादव का हाथ। ये एक नया मोड़ आ गया है बीच में। हाँ, अब वो अपने घटक दल पे कैसे लगाएंगे आरोप उपेंद्र कुशवाहा जी? बिल्कुल, वो तो विरोधियों पे ही तो निशाना साधेंगे। और वो राजपूत बहुल क्षेत्र है, और राजपूत बहुल क्षेत्र है, उसके बगल में आरा भी है, सासाराम भी है। एक पवन सिंह के खड़ा होने से जी मतलब 2-3 सीटों पे इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आर के सिंह
ने अपने आरा के लिए काम किया है, ठीक है। जी। लोग कहते हैं जो एरोगेंट हैं, जी वो कार्यकर्ता से भी बात अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। जी। एक बात और थी, जैसे कि ऐसा भी सुना जा रहा था कि पवन सिंह ऐसा भी चाह रहे थे कि उनको जो मतलब टिकट मिले वो आरा से चाह रहे थे। इस बात पे कितनी सच्चाई लग रही है कि उनको मनचाहा सीट नहीं मिल पा रहा था? ऐसी जानकारी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन उनका मतलब आरा में वो चर्चित ज़्यादा है। जी राजपूत बहुल क्षेत्र है, राजपूत काराकाट में भी है, लेकिन पवन सिंह को खड़ा करने के पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है। जी ये तो साफ दिख रहा है। जी और दिखा भी, वो किसी बीजेपी के लोगों का बात नहीं माने जी और बीजेपी कार्रवाई भी नहीं की। जी बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाला भी नहीं। जी। तो अब इसको क्या क्या माना जाए? जो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी तो हैं पवन सिंह। हाँ, अब पवन सिंह का तो अब तो गेम मतलब अब तो सारे जगह से नामांकन वापस लेने की तिथि भी समाप्त हो गई है। जी। अब एकदम अंतिम चरण में ये चुनाव पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल। एक सीट और है सुपौल। जी सुपौल में एक बैद्यनाथ महतो करके हैं, जी उन्होंने भी वीआरएस लिया। वो आईआरएस थे, जी। बैद्यनाथ मेहता ने भी लिया जी। और उनको टिकट कहीं किसी पार्टी से नहीं जुगाड़ हो नहीं मिल सका। पाया। जी। वहाँ भी उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा और काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ा। जी अब बैद्यनाथ मेहता जो हैं सो मतलब पिछले कई साल से वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों को कुछ रोजी रोटी भी दी है। जी। लोगों को कुछ मतलब कहें जो सुख दुख में आगे बढ़ के मदद भी करते हैं। जी। तो वैसी स्थिति में बैद्यनाथ मेहता भी वहाँ खेल बिगाड़ सकते हैं। जी सबसे इम्पोर्टेंट है सिवान। जी सिवान जो साहबुद्दीन का गढ़ कहा जाता था। साहबुद्दीन वहाँ साहब के नाम से जाने जाते थे। जी पिछले कोरोना में जी पिछले कोरोना में उनके इलाज के दौरान मौत भी हो गई। उससे वो तिहाड़ जेल में थे। जी तो और उनकी पत्नी को टिकट इस बार नहीं दिया आरजेडी ने। जी इससे पहले दिया था, इससे पहले दिया, वो हार गई थी। जी तो लेकिन इस बार वो इंतजार में थी जो शायद उनको टिकट मिले। जी टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय वहाँ पे पर्चा दाखिल किया और वो घूम रही हैं। क्योंकि साहबुद्दीन का जो है, जो क्या कहें उसका, मोहम्मद साहबुद्दीन का एक वर्चस्व है। जी था और है भी। जी उसी के सहारे वो चल रही हैं और उनको कहीं ना कहीं से लगता है जो एनडीए का सपोर्ट है। जी एनडीए का सपोर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से हैना साहब ने पर्चा दाखिल किया, मंदिर में पूजा की, जी रामनवमी में कन्या पूजन की, जी उनके पर गेरुआ दुपट्टा था, जी एक तरह से तौलिया था या दुपट्टा कह लो, वो सब करते हुए वो हिंदुओं के बस्ती में जा रही हैं। जी तो ऐसा करते हुए वो मतलब घूम रही हैं और वो भी परेशान करेंगी तो आरजेडी को ही। आरजेडी ने वहाँ कुशवाहा को दिया है, विजय लक्ष्मी को। उनके पिता भी पुराने कम्युनिस्ट, उनके पति भी पुराने कम्युनिस्ट रहे हैं। जी तो हैना साहब जो है सो आरजेडी के लिए, और ये एनडीए का एक कहें जो प्लान होगा। जी जो आपने जिसको टिकट नहीं दिया, जी हमने उसको जिता दिया। बिल्कुल। और ये आरजेडी के मुंह पे तमाचा होगा। अगर पप्पू और हैना साहब जीत जाती इंडिपेंडेंट होकर, जी तो ये तो आरजेडी के लिए 10 सर्कुलर में जो आरजेडी के सुप्रीमो बैठे लालू प्रसाद के लिए, जी उनके लिए सोचने की स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। तो आखिर कहाँ किस रणनीति के तहत हमने गलती की। जी। और पप्पू यादव में तो हम समझ रहे हैं, जो पप्पू यादव में लालू प्रसाद यादव का एक ही है जो बिहार में एकमात्र नेता यादव का हो तो मेरे बाद तेजस्वी हो। जी लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव हो। जी। तो हम लोग को लगता है उसी, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ। ऐसा है नहीं। फिर दो जगह ऐसा है वेद, जो पहले तो लोग निर्दलीय खड़े हुए। जी। गुलाब यादव झंझारपुर में, वहाँ से चुनाव हो गया है, वो वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। जी। उनकी बेटी भी मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष है। जी। उनकी पत्नी भी एक्टिव है पॉलिटिक्स में। उनको आरजेडी से टिकट के लिए इंतजार था, वो सीट चली गई वीआईपी को। जी। तो लेकिन वो सीट वीआईपी के जाने के बाद जैसे ही इंडिपेंडेंट में ही खड़ा हुए, तो उसके कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद इनको बीएसपी से सिंबल मिल गया। जी। तो अब बीएसपी से इनको बागी अब नहीं कहेंगे, बिल्कुल, लेकिन 48 से लेकर 76 घंटे तक ही बागी थे। जी। बाद में बीएसपी के टिकट पे ये खड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर फाइट हो गया। जी। इसी टाइप से अनिल कुमार, ये तो बीएसपी से जुड़े हुए थे, ये भी बक्सर में ही खड़ा है। जी। बक्सर में मतलब बहुत तरह के चौकोनी मुकाबला हो गया। हाँ। वहाँ भी तो अब यही है, बिहार में कुछ सीट है, 1 2 3 4 5 6 7
7 ऐसे सीट हैं जी। जिस पे बागियों ने खेल बिगाड़ रखा है। आनंद मिश्रा, ददन पहलवान, विनोद यादव, पप्पू यादव, जी। प्रवेश मिश्रा, पवन सिंह, बैजनाथ मेहता और हेना साहब। जी। ये 7 ऐसे सीट हैं बिहार में जी। जो चर्चा का विषय रहेगा हमेशा। जी। चाहे हार जीत कोई भी हो जाए, जी। किसी की भी हो जाए, चर्चा का विषय रहेगा ये 7 सीट। जी। क्योंकि परिणाम बताएगा। परिणाम अगर किसी पार्टी के पक्ष में आता है, जी। जहाँ पे लोग सोचा था जो एनडीए जीतेगा, वहाँ अगर महागठबंधन जीत जाती है जी। तो ये बागियों का खेल होगा। बिल्कुल। अगर मतलब उल्टा पड़ता है दांव तो समझो बागियों का खेल है ये। जी। अगर कहीं बागी जीत जाते हैं जी। तो समझो जो वे बागी भारी पड़ गए जी। सत्ताधारी पर या विपक्ष पर। जी। तो वैसी स्थिति में अब देखना है बागी कहाँ तक ये अपना गुल खिला पाते हैं। जी। तो आपने पूरा विश्लेषण सुना कि झा जी ने किस तरह से बताया कि इस बार जो बागी हैं खेल किस तरह से बिगाड़ रहे हैं। आखिरकार 4 जून को हमें पता चल ही जाएगा कि क्या दूध का दूध है और क्या पानी का पानी। तब तक के लिए प्रणाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।